साला सौदा में आप सबका स्वागत है और बाजारों के खुलने की तैयारी प्री ओपनिंग सेशन में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स हैं जय ठक्कर और गौरांग शाह। वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए अब हमारे साथ एंजल ब्रोकिंग के डेरिवेटिव हेड सिद्धार्थ भामरे भी कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। सिद्धार्थ, स्वागत है आपका भी सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार। पहला सवाल तो आपसे लूंगा, बाजार में क्या कहीं कोई डायरेक्शन दिख रहा है क्या? निफ्टी और बैंक निफ्टी में किधर जाने वाले हैं, ऊपर या नीचे, और क्या ट्रेड करेंगे आप? गुड मॉर्निंग अनिल जी। डायरेक्शन क्लियर है विच इज ऑन द डाउन साइड, लेकिन जो नीचे की तरफ से बाइंग आई 2 दिन पहले, उसके वजह से विद ऑन चार्ट्स और डेटा में लोगों को ऐसा लग रहा है कि बॉटम बन गया है और काफी सारे स्टॉक्स अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये मोरलेस एक ट्रैप सॉर्ट ऑफ है। आप देखिए कि आईवीज थोड़ी बढ़ रही है, लोग अभी दिसंबर में रेट हाइक की बातें करना फिर से स्टार्ट कर दिए, तो लिक्विडिटी नहीं दिख रही है मार्केट में क्लियरली। अगर आप एफआईएस का डेटा भी देखें तो कैश मार्केट में ये एक्सपायरी में अराउंड 6,500 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी कर चुके हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अराउंड 5,500 का सेल फिगर है विद अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग पोजीशन और थोड़ी बहुत फॉर्मेशन ऑफ शॉर्ट पोजीशंस भी हुई है। पुट कॉल रेशियो 0.72 के आसपास है। नाउ जी, साल में 2 या 3 बार हम लोग बात करते हैं कि अगर पुट कॉल रेशियो 0.7 के आसपास आता है तो मार्केट में एक बाउंस आता है, और ये काफी लोग को अभी पता चल गया है और एक कॉमन स्टोरी हो गई है। ये सोच के भी काफी लोग ये सोचे कि यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस आ सकता है मार्केट में, लेकिन ये पुट कॉल रेशियो नीचे इसलिए आया है क्योंकि एफआईएस ने काफी सारी कॉल राइटिंग की है। अगर आप उनके इंडेक्स फ्यूचर्स की इंडेक्स ऑप्शंस का अगर आप डेटा देखो तो 70% राइज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है ये सीरीज में एफआईएस का इंडेक्स ऑप्शंस में। सो ये फैक्टर्स अगर मैं देखूं कि स्ट्रॉन्गर हैंड्स बुलिश नहीं है मार्केट पे, तो मैं मार्केट के डायरेक्शन को सेल ऑन राइज ही बताऊंगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ठीक बात है, उछाल में बिकवाली करे, ये है राय साफ तौर पर, बहुत क्लियर कट, इसमें कोई डाउट नहीं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन हो चुका है शुरू, देख लेते हैं क्या है संकेत। 20 अंक नीचे सेंसेक्स, 20 अंक ऊपर निफ्टी। शांत शुरुआत, कोई खास रुझान ऊपर या नीचे का नहीं। भारतीय एयरटेल लेकिन है 10% ऊपर, एचडीएफसी 3% ऊपर, अंबुजा में है तेजी 3% की, और एक्सिस बैंक 2% मजबूत। कमजोर क्या है? कोटक 9% नीचे, लेकिन उससे ज्यादा जो सही शुरुआत हुई है वो है रुपए की। कल 66 का लेवल तोड़ के बंद हुआ था, 66 रुपए 2 पैसे पर रुपया, और आज फिर से संकेत कमजोरी के 66-12। तो रुपए में धीरे धीरे नीचे के लेवल्स आ रहे। आज 10 पैसे की कमजोरी करेंसी मार्केट में आपको फिर से दिखेगी। 66 रुपए 12 पैसे के आसपास का लेवल इस वक्त आपके सामने। तो ऐसे में शॉर्ट करने की बात जब आप कर रहे हैं सिद्धार्थ, तो मैं जानना ही चाहता हूं कि क्या बेहतरीन शॉर्ट फिर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर, आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट उसमें थोड़ी वीकनेस आ सकती है बिकॉज ऑयल मार्केटिंग ऑयल प्राइसेस थोड़े फर्म हुए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हाई बीटा स्पेस जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, एलएनटी है, ये स्टॉक्स में लास्ट 2-3 दिन में ऐसा लग रहा होगा कि अरे बॉटम बन गया है और नीचे से अच्छा बाइंग आया है, लेकिन आई स्टिल फील दैट ये हाई बीटा स्पेस जो है ये रिस्पॉन्सिबल होगा मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, एलएनटी, बीएचईएल, इन्फोसिस, टाटा मोटर्स में अच्छा रन अप आया है, वहां से मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आ सकता है। रिलायंस कैन कम डाउन टू 900 लेवल्स। देन 2 व्हीलर स्पेस में इवन बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, ये शॉर्टिंग कैंडिडेट्स लग रहे हैं। तो आई थिंक हाई बीटा लार्ज कैप स्टॉक्स में मैं ये तवज्जो दूंगा ज्यादा शॉर्ट करने के लिए, रादर देन ऑयल मार्केटिंग कंपनी जिसका वेटेज एनीवेज इंडेक्स में कुछ खास है नहीं। यहाँ पर एक शेयर गौरांग, उस पर आपकी राय लेना चाहूंगी, इरोस, क्योंकि ये काउंटर काफी विवादों में था ऑफ लेट, काफी इसकी धुलाई हुई है। अब इरोस पीएलसी जो इनका इंटरनेशनल आर्म है, उसके नतीजे कल आए और काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर उस स्टॉक में लगभग जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। इनफैक्ट इंट्राडे में डबल डिजिट गेन्स दिखा रहा था, फाइनली 26% की तेजी देखने को मिली थी, फाइनली 5-6% ऊपर जाकर टिका है। अब कंपनी ने अपने कॉन कॉल में ये कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स आई थी और जो शॉर्ट सेलर्स ने सिर्फ ये देखा था, इनके बिग टिकट फिल्म्स को ही फोकस में रखा था। कंपनी ने काफी रीजनल फिल्म्स डिस्ट्रीब्यूट की है, काफी स्मॉल बजट फिल्म्स भी डिस्ट्रीब्यूट की है, और उस पर किसी की नजर नहीं गई। आज क्या रिकवर कर सकता है ये शेयर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के इसके प्रदर्शन के बाद? एक्चुअली एक और बात गौरांग, 5% का इसका हो गया सर्किट, क्योंकि इतने सर्किट लगे हैं
छोटा 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 होकर 5% का रह गया। कल ऊपर का सर्किट भी मारा, नीचे का भी मारा, और आज प्री ओपनिंग सेशन में फिर से ऊपर का सर्किट है। हर्षदा जी, अनिल जी, स्टॉक के ऊपर तो मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन ये ऊपर नीचे का सर्किट और 20% का 10%, 10% का 5%, और जिन खबरों के बीच जूझ रहा है शेयर, मेरे ख्याल में सूरत हाल में तो मैं आपके दर्शकों या निवेशकों को यही कहूंगा कि और भी कई स्टॉक्स है बाजार में, आपको ऐसे स्टॉक्स में क्यों पसंद करना है जहां पर ऊपर नीचे का सर्किट और वाद विवाद में जूझ रहा है शेयर। ओके, चलिए ऊपर नीचे के सर्किट वाले स्टॉक से दूर है। 5% ऊपर 5% नीचे वाले में मामला समझ में नहीं आता, और इसलिए मैं चार्ट्स पर आपकी राय भी नहीं ले रहा हूं जय। नहीं तो जनरली जब फंडामेंटल राय नहीं आती तो हम पूछते हैं कि चलो चार्ट से पूछ ले, अनलेस कि आपको चार्ट पे कुछ दिख रहा हो साफ साफ कि बड़ा ओवरसोल्ड है और ऊपर जा सकता है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ एज ऑफ नाउ चार्ट्स पर इंडिकेशन नहीं है अनिल जी, छोड़ दीजिए, तो मैं नहीं कहना चाहूंगा। देखते हैं कहाँ कितना बढ़ता है, क्या होता है। आज की ऊपर की सर्किट देखते हैं कितने देर तक कायम रहती है और फिर कल क्या होता है। चलिए, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, आज स्टॉक 2020 के पहले मैच में, एकमात्र मैच में रादर, हमारे दोनों कैप्टन्स ने कौन से स्टॉक्स आपको ट्रेडिंग के लिहाज से राय दी है, खरीदारी करने की या फिर बिकवाली की, देखते हैं। पूरी टीम पे एक बार जल्दी से नजर डाल लेते हैं। एसआर ऑयल तेहरान इसमें स्टेक खरीदना चाहता है, हालांकि कंपनी मना करी, लेकिन स्टॉक में थोड़ा देखने को मिल सकता है। इन्फोसिस एडीआर में काफी कमजोरी देखने को मिली कमेंट्री के बाद, तो बिकवाली करके चले। यहाँ पे ओरिएंट पेपर्स एक वैल्यू अनलॉकिंग की खबर चल रही है, इस वजह से सेक्टर सुरक्षा जहां पर खरीदारी की सलाह बनती है। केनरा बैंक फंड इन्फ्यूजन सरकार की तरफ से 950 करोड़ का, वो इसके लिए ट्रिगर होगा। एनआईआईटी और फ्यूचर कंज्यूमर एंटरप्राइजेस, ये दोनों ही स्टॉक के वैल्यू पिक के तौर पर सामने आए। अंसल हाउसिंग, ये बेस्ट रियल एस्टेट पिक है, सेक्टर सुरक्षा खरीदारी करनी चाहिए। टाटा मोटर्स, बेहतरीन नंबर्स, आप मंथली देखिए या जो भी देखिए, वो इसकी वजह से खरीदारी की सलाह होगी। लेकिन कावेरी सीड्स और गेल, कल के उछाल में जो ये स्टॉक चले थे, आज में लगता प्रॉफिट बुकिंग होगी, दोनों में ही बिकवाली की सलाह होगी। हमारी टीम पे नजर डाल लीजिए, खरीदारी पर ज्यादा फोकस है। इरोस इंटरनेशनल, इरोस पीएलसी के बेहद स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मैनेजमेंट अपनी चुप्पी जो थी उसके बाहर आया है, क्लैरिफिकेशंस दिए, शायद स्टॉक में अच्छा मूव आए। दुश्मन फार्मा, अपॉर्चुनिटी लॉस जरूर है इस कंपनी के लिए, पर वो काफी तक शायद कल प्राइस इन हो गया है। थोड़ा सा कॉशियसली, थोड़ा सा कंजर्वेटिवली यहाँ पे ट्रेड करने की जरूरत है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि बहुत तगड़ी प्रेशर आया है। एचओईसी ऑयल एंड गैस स्पेस में सिलेक्टिव बाइंग पर फोकस है हमारा। नई गैस प्राइसिंग पॉलिसी बेहद इंकरेजिंग नजर आ रही है, रडार रखना चाहिए। माइंडट्री, रिलायंस इंफ्रा, हीरो मोटोकॉर्प, आज के 3 ऐसे स्टॉक्स जहां पे हमें लगता है शायद कमजोरी के साथ कामकाज हो सकता है, इनमें बिकवाली करने की सलाह है। अनंतराज, दिल्ली बेस्ड, एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी, ह्यूज लैंड बैंक है। रियल एस्टेट स्पेस में पिकअप का सबसे ज्यादा फायदा शायद इस कंपनी को मिलता हुआ नजर आए। रेलवे स्टॉक्स पे आज हमने खासतौर पे फोकस करा है। रेलवे स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग, अगर आप माइन्यूटली देखेंगे तो कई सारे स्टॉक्स में तो एफआईएस, डीआईएस लगातार स्टेक बढ़ाना शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी। टीटागढ़ वैगन्स, टेक्सटाइल और पिन्नार इंडस्ट्रीज, तीनों में खरीदारी करने की सलाह। तो ये सभी शेयर हैं जो हमारे स्टॉक 2020 के कैप्टन्स ने आज चुने हैं, अपनी टीम में रखे हैं। लेकिन कुछ और शेयरों पर आप राय लेते हैं, खासतौर से डीबी रियल्टी, जिस पर कल काफी ज्यादा बिकवाली का दबाव आया। आज हमने मैनेजमेंट से बात की और उन्होंने कहा है कि जो कुछ गिरवी शेयर इनके एसटीसी के पास थे, उसमें से एक हिस्सा बिका है। लगभग 13 लाख शेयर एसटीसी ने कल बेचे थे। आप प्री ओपन में देखिए 6% की तेजी दिख रही है मैनेजमेंट की बातचीत के बाद। आपकी क्या राय रहेगी? टेक्निकली क्या और टूट सकता है शेयर कल की गिरावट के बाद, या फिर अब थमेगा? मुझे ऐसा लग रहा है हर्षदा, ये स्टॉक अभी एक क्रूशियल सपोर्ट पर आ चुका है। 2011 में देखूं, 13 में, 12 में, हर एक साल जब भी इसमें एक हमें डाउन ट्रेंड देखा गया है, तो करीबन 45-46 लेवल्स के आसपास जब भी स्टॉक आया है, ताकि इस वहां से एक अच्छा सपोर्ट लेकर एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिला है। हालांकि रेंज नैरो होती जा रही है हर्षदा इसमें, बट देन एक बाउंस तो जरूर देखने मिला है। तो आई थिंक ये बाउंस या तो एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा ये स्टॉक, मुझे ऐसा लग रहा है। और जब तक वो लेवल्स के नीचे क्लोज नहीं देता 45 के जोन के नीचे, आई थिंक तब तक ये स्टॉक में किसे एग्जिट नहीं करना चाहिए न्यूज को लेकर, और एक बाउंस बैक फिर से उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि प्रीवियस बाउंस जितना मिला था उतना शायद ना दिखने मिले, पर डेफिनेटली एक उछाल तो ये स्टॉक में देखने मिल सकते हैं, करीबन 20% फ्रॉम दीज लेवल्स। उछाल की संभावना दिख रही है चार्ट्स पर। कल की भारी गिरावट के बाद आज देखिए प्री ओपन सेशन में वो शेयर 6% ऊपर है। देखेंगे फाइनली ये कैसे खुलता है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ एक बार जुड़ रही हैं। पूजा, बताइए ट्रेड के लिहाज से जानकारों ने कौन से दूसरे शेयर चुने हैं, आइडेंटिफाई किए हैं?
जी, शुरुआत बिकवाली के कॉल से करेंगे। फर्स्ट स्टेप कैपिटल के कृणाल दायमा ने फार्मा काउंटर सन फार्मा में बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि 3 से 4 दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। 725 के लेवल तक यहाँ पर गिरावट देखने की उम्मीद है, इसलिए बिकवाली करके चलने की राय। इसके अलावा दूसरे कॉल में JKDViewpoint.com के JK दोषी ने बैंकिंग स्टॉक बैंक ऑफ बड़ौदा में फ्यूचर लेवल्स पर बिकवाली करने की राय दी है। इनका मानना है कि तीन दिनों में काफी कमजोरी देखने का अनुमान है। प्राइस में भी काफी प्राइस चार्ट में भी कमजोरी देखने को मिल रही है और 164 तक के लेवल से स्टॉक आपको दिखा सकता है। और आखिरी कॉल में आरके ग्लोबल के राकेश बंसल ने मिड कैप काउंटर अनंत राज में खरीदारी करने की राय दी है। 2 से 3 दिनों में इनका मानना है कि अच्छी तेजी देखने की उम्मीद है। 38 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 3 में से 2 कॉल्स में जानकार बिकवाली करने की राय दे रहे हैं। लेकिन बाकी के 2 ट्रेडिंग कॉल्स और देने के लिए इन्हें हमारे साथ जय ठक्कर हैं इस वक्त स्टूडियो में। जय, बताएं कहां पर है आपकी राय खरीदारी या बिकवाली की? अनिल जी, जैसे मैंने कहा कि बैंक निफ्टी में थोड़ा एक और अपसाइड देखने मिल सकता है और आई थिंक डिप्स में बाय करने चाहिए, तो उनमें से एक इलाहाबाद बैंक में मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट 1-2 दिनों से हमें जो तेजी देखने मिल रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम फॉर्म हो चुका है इलाहाबाद बैंक में और अराउंड 73.90 का एक स्टॉप लॉस लगाकर उसमें एक तेजी कर सकते हैं ट्रेडर्स। ऑन दी अपसाइड 79.80 का एक टारगेट रहेगा। ये 2 से 3 दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। सेकेंड है BHEL, जिसमें लास्ट 2 दिनों से एक अच्छी कैंडल्स फॉर्म हो रही है। डेली चार्ट्स पर काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो रही है, जो बताता है कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट ओवरसोल्ड हो चुका है ये स्टॉक और वहां से एक थोड़ा बाउंस देखने मिल सकता है। और ये बाउंस में करीबन 188 के लेवल्स में देख रहा हूं ऑन दी अपसाइड और 174 का एक क्रूशियल सपोर्ट बन चुका है, तो दैट शुड बी द स्टॉप लॉस। ये भी लगभग मुझे ऐसा लग रहा है 2 to 3 ट्रेडिंग सेशंस में हमें देखने मिल सकता है। चलिए, BHEL जैसे काउंटर में तेजी की पोजीशन ली जा सकती है। 188 का टारगेट वहां पर और साथ ही इलाहाबाद बैंक में भी तेजी करे 80 के टारगेट के लिए। गौरांग, एक और शेयर जो आज नजरों में रहेगा वो है डिशमन फार्मा। मैनेजमेंट से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा क्लोविस को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। US FDA ने सिर्फ उनसे कुछ जानकारी मांगी है, वो कंपनी दे देगी। और डिशमन के लिए इस समय तो ज्यादा रेवेन्यू एक्सपोजर नहीं है क्लोविस की तरफ से। स्टॉक आज संकेत दे रहा है कि 4% ऊपर खुलेगा। क्या आप खरीदना चाहेंगे डिशमन जैसे शेयर को, जहां पर ये थोड़ा सा विवाद US FDA का नाम आता है और हम देखते हैं स्टॉक्स में गिरावट आती है, तो क्या करना चाहिए आज निवेशकों को? ये डर तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को लेकर के काफी है हर्षदा। US FDA हमने हाल ही में डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर कार्रवाई देखी, उसके पहले सन फार्मा, उसके पहले ल्यूपेन और अब ये इनडायरेक्टली डिशमन फार्मा तो क्लोविस ऑन्कोलॉजी। एज अ डिस्क्लोजर 160-165 के आसपास हमने हमारी कवरेज खरीदारी की निकाली थी और लक्ष्य करीबन 240 के रखे थे और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो चुके हैं। उसके पश्चात हमने कोई रिवाइज रिपोर्ट नहीं निकाली, तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ओके, लेकिन आप मुझे बताइए सिद्धार्थ, वायदे बाजार में जो तमाम फार्मा कंपनियां हैं, चाहे वो वॉकहार्ट हो, स्ट्राइड्स आको लैब हो, वहां पर हमने साफ संकेत कल देखे हैं। वॉकहार्ट में फ्रेश लॉन्ग ऐड हुए, स्ट्राइड्स में कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। क्या मौका है इस समय फार्मा में पैसा लगाकर कुछ कमाने का? हर्षदा, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में ज्यादातर फंड मैनेजर्स का क्या ओपिनियंस है। बहुत ज्यादा लोग बुलिश नहीं है, लेकिन रिटेल का पैसा आ रहा है मार्केट में। लास्ट 2 महीने से अगर आप देखोगे तो FIs आर सेलिंग इन कैश मार्केट, DIs आर बाइंग इन कैश मार्केट। और DIs इसलिए बाय नहीं कर रहे क्योंकि बहुत बुलिश है, दे आर एक्सपेक्टिंग 25-30% रिटर्न, दे आर सेइंग वी आर एक्सपेक्टिंग 10 to 15% रिटर्न। लेकिन दे आर ट्राइंग टू इन्वेस्ट, दे हैव दिस मैंडेट कि 95% ऑफ मनी यू हैव टू इन्वेस्ट इन मार्केट एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन डिफेंसिव सेक्टर्स एंड स्पेशली फार्मा। इसलिए हम देख रहे हैं कि फार्मा में बहुत ज्यादा फॉल नहीं आया, हालांकि डॉक्टर रेड्डीज में बड़ा फॉल आया था उसके नतीजे को लेके, बट अदरवाइज वी आर सीइंग बाइंग एट लोअर लेवल्स इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर। इसमें हमारे प्रेफर्ड पिक, और ये मैं फंडामेंटली कहना चाह रहा हूँ rather than more to do with derivatives, डॉक्टर रेड्डीज है सन फार्मा में, और F&O पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं जहाँ पे मुझे लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है और क्लियरली एक अपवर्ड ट्रैक्शन दिख रहा है, तो ग्लेनमार्क फार्मा है। तो ये 3 स्टॉक के ऊपर ज्यादा ध्यान है। ओके, लेकिन एक और खबर जो अभी तक कंफर्म नहीं है लेकिन जिसकी बात की जा रही है वो है कि शायद नीतीश कुमार के जो शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी जा सकते हैं। गौरांग,
क्या बाजार के लिए इस खबर के कोई मायने हैं कि सुलह समझौते, जीएसटी और दूसरे अहम बिल को पास करवाने के लिए सरकार का रुख थोड़ा लचीला हो रहा है? हमने ये भी खबरें सुनी, जो वित्त मंत्री जी परसों कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी से मिले हैं, दूसरे कांग्रेसी नेताओं से मिल रहे हैं, तो क्या जो है वो बड़ा ऐसा सरकार ने मन बना लिया था कि हम झुकेंगे नहीं, अब उस रुख में कहीं नरम होता हुआ दिख रहा है? अगर मोदी जी जाते हैं बिहार तो फिर क्या बाजार खुश होगी कैसे? देखिए अनिल जी, पहले तो मैं राजनीति का बहुत बड़ा माहिर जानकार नहीं हूं, लेकिन एक बात समझता हूं कि राजनीति में आपको ये बात नहीं रखनी चाहिए कि आप झुकेंगे नहीं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है जो आपको झुका सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये शपथ ग्रहण समारोह में जाए या नहीं जाए, मेरे ख्याल से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि आप जो बात कर रहे हैं उसको जमीनी स्तर पर उतारें और वहां पर कुछ कामकाज करें। चुनाव तो राष्ट्रीय स्तर पर और नेशनल लेवल पर होते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से समय बीतता जा रहा है, बातें काफी सुनी है, अब हम यहाँ पर जो बातें की है उस पर मुकम्मल करें और जमीनी स्तर पर कामकाज हो, इसकी उम्मीद रखते हैं। ओके, तो शायद कुछ कामकाज हो, इसकी संभावना बन सकती है, देखते हैं। लेकिन जेट एयरवेज 3.5% नीचे दिख रहा है प्री ओपनिंग सेशन में, और स्पाइसजेट 1%, इंटरग्लोब भी 2% नीचे। तो एविएशन स्टॉक्स पर आज करेक्शन है। इंफोसिस इसकी गिरावट रुकने का नाम नहीं ले रही, अब भी 2% नीचे है ये स्टॉक। मेरे ख्याल से 3 दिन में 6 से 7% की गिरावट। अब क्या ट्रेड बनता है, इंफोसिस या फिर कोई और आईटी शेयर में इस गिरावट के बाद? सिद्धार्थ से राय बाद में लेते हैं, क्योंकि अब 20 सेकंड ही बचे हैं शुरुआत होने में, तो एक बार बाजार खुल जाए उसके बाद देखते हैं किन लेवल्स के आसपास शुरुआत होती है। उससे पहले एक बार आपको आइडिया दे दूं प्री ओपनिंग सेशन में संकेत क्या है। 25 अंक नीचे सेंसेक्स है और 15 अंक नीचे निफ्टी है, लेकिन प्री ओपनिंग सेशन में एक संकेत और आपको पढ़ना जरूरी है, वो ये कि निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी हुई है। हांगकांग के बाजार अब महज 10 अंक नीचे है, तो थोड़े थोड़े ऊपर आते हुए जरूर नजर आए बाजार। निक्की के बाजार 0.5% ऊपर है इस वक्त 120 अंकों की तेजी के साथ। चलिए, भारतीय बाजारों में पहली टिक आपके स्क्रीन पर आने की तैयारी में। लग तो रहा है 7,800 को होल्ड करेंगे, इतना जल्दी से तोड़ेंगे नहीं। शुरुआती कारोबार में कम से कम 50 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर 20 अंकों का नुकसान। यह है पहला आपके सामने भाव आता हुआ बाजार का। 60 अंक नीचे सेंसेक्स, 25 अंक नीचे निफ्टी, 7,815 का लेवल। कमजोर क्या है? इन्फोसिस 2.5% का नुकसान, लगातार तीसरा दिन बड़ी कमजोरी का। डॉक्टर रेड्डी 1% कमजोर। वेदांता, ओएनजीसी जैसे दिग्गजों में थोड़ी थोड़ी कमजोरी इस वक्त आपको नजर आएगी। मजबूत क्या है? कोई खास नहीं। टेक महिंद्रा 1% के मुनाफे के साथ सबसे टॉप गेनर। टाटा मोटर्स भारतीय में थोड़ी बहुत खरीदारी। आईटीसी कल की मजबूती को आगे बढ़ाता हुआ। लेकिन इन्फोसिस को छोड़ दे तो कोई खास ऐसी कमजोरी वाले शेयर है नहीं। इन्फोसिस और वेदांता दो ही शेयर आपको ऐसे नजर आएंगे जो थोड़े कमजोर है। आइए वायदा कारोबार की तरफ आ जाइए, यहाँ पर देख लेते हैं कौन से शेयरों में एक्शन है। जीएमआर इंफ्रा 1.5% मजबूत है आज पहली टिक पर। आईआरबी इंफ्रा 1.5% मजबूत। लगता है इंफ्रा शेयरों में इंटरेस्ट बन रहा है लोगों का। जस्ट डायल, जैन इरिगेशन जैसे ट्रेडर्स के पसंदीदा काउंटर, ये जो मिड कैप काउंटर है, मदरसन सुमी, यहाँ पर थोड़ी खरीदारी हो रही है। लेकिन एक भी स्टॉक ऐसा दिख नहीं रहा कि जो आपको लगे कि बड़ी तेजी दिखा रहा हो, मामूली सी तेजी है। इन्फोसिस टॉप लूजर 2% नीचे, माइंट्री 2% नीचे, इंडिया बुल्स हाउसिंग में 1% का नुकसान, कावेरी सीड में 1% का नुकसान। ये इस वक्त का शुरुआती रुझान। और हर्षदा कोई खास एक्शन नहीं दिख रहा। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी सिर्फ 3 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स निफ्टी भी डायरेक्शन की तलाश में। चुनिंदा शेयर है जहां मिलेंगे बिल्कुल। इरोस जैसे हम कह रहे थे कि इसमें कुछ रिकवरी आएगी। देखिए आज खुलते ही अब लगभग 5% के अपर सर्किट की तरफ ही बढ़ रहा है वो काउंटर। 212 पर ट्रेड करता हुआ। डिशमिल कंपनी ने ये क्लैरिटी दी है, सफाई दी है कि क्लोविस जो ऑन्कोलॉजी है, अमेरिकी कंपनी जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम करते हैं, इस समय ज्यादा रेवेन्यूज क्लोविस से आने की संभावना नहीं है। वो गाइडेंस में उन्होंने फैक्टर भी नहीं किया था, तो स्टॉक में कल जो धुलाई हुई वो कुछ रिकवर होता हुआ शेयर 4% ऊपर खुला है। यही स्थिति डीबी रियल्टी में भी देखने को मिली। डीबी रियल्टी का शेयर भी आज देखिए करीब 5% ऊपर खुला है। आईवीआरसीएल जैसे आप कह रहे थे कि यहाँ पर इंफ्रा कंपनियों में काफी ज्यादा जोश, काफी इंटरेस्ट देखने को मिला है। पिछले 2-3 हफ्तों से हमने देखा है, कई लोगों ने आके कहा है कि छोटी इंफ्रा कंपनियों में अब समय आ गया है, खरीदारी करें। शायद उसी का असर इस समय देखा जा रहा है। श्री रेणुका शुगर, ये देखिए काफी तगड़ा वॉल्यूम प्लेस में, खुलते ही बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स पर ट्रेड कर रहा है शेयर, 5% ऊपर है। अनफॉर्चुनेटली ये स्टॉक ट्रिपल डिजिट में एक समय होता था, आज देखिए करीब 20 रुपए के नीचे का शेयर बन चुका है। ये दूसरे 7 रुपए का 7.5 रुपए का लो बना है। काफी बुरे दिन इसने देखे हैं। लेकिन एविएशन कंपनियां, जेट सबसे ज्यादा टूटा है, 2.5% की गिरावट। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि सीसीआई ने इनको एक नोटिस भेजा है और उनको कहा गया है, तीनों कंपनियों को, इंटरग्लोब,
एविएशन, स्पाइस जेट, जेट एयरवेज कि ये 2 साल पुराना जो कार्टलाइजेशन का आरोप था उस पर इनको अब जुर्माना देना पड़ेगा। इंटरग्लोब एविएशन को लगभग 64 करोड़ देने हैं, जेट को 150 करोड़, इसीलिए उसकी ज्यादा गिरावट धुलाई हो रही है। और स्पाइस जेट यहाँ पर कंसिडरिंग काफी तेजी आती हुई दिखाई दी है पिछले चंद महीनों में, यहाँ पर लोगों ने अपनी फटाफट पोजीशन काटी है। 3% नीचे है ये काउंटर। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर काफी प्रेशर आया है। आज माइंट्री करीब 2% नीचे खुला है। दूसरे काउंटर जहां पर वॉल्यूम्स के बल पर कुछ प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें आप देखेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 1.5% नीचे, इसमें फिर से दबाव देखा जा रहा है। मार्केटर में हमने देखा 0.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली और यहाँ पर वॉल्यूम्स हाई हैं, इसीलिए मेरे रेडार पर स्टॉक्स आए हैं। तो ये फिलहाल चाल है बाजार की, ज्यादा कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी मूव नहीं देखने को मिला है। जहां पर खबरें हैं अच्छी, उसका कुछ पॉजिटिव रिएक्शन, कुछ ही पॉजिटिव रिएक्शन, रनअवे गेन्स या फिर ज्यादा टूटते हुए बाजार में शेयर ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन्फोसिस ये आपके लिए हाजिर करेंगे, इसमें तीसरा दिन होगा जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इन्फोसिस के एडीआर में हमने कल काफी ज्यादा प्रेशर देखा था अमेरिकी बाजार के कारोबार के दौरान। गौरांग बताइए, जो कंपनी ने मार्जिन्स को लेकर तीसरे तिमाही के लिए चेतावनी दी है, क्या और टूटेगा शेयर? अब फिर से 1000 पर आ रहा है, क्या 1000 के नीचे भी दिख सकता है? हर्षदा, नीचे के स्तर तो मेरे ख्याल से अगर बाजार में दबाव आता है तो, और निफ्टी पर मेरे ख्याल से आईटी एज एन वेटेज कुछ ज्यादा है, और जो टिप्पणियां मैनेजमेंट ने की है तीसरी तिमाही के नतीजे को लेकर के, सूरत हाल में दबाव आ सकता है। पहले तो डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि हमारी खरीदारी की राय बरकरार है और हमारा लक्ष्य करीबन 1350 का है। ये लंबी अवधि का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पर। हमें लग रहा है कि जिस प्रकार से विशाल सिक्के जी के नेतृत्व में और उनकी जो एक मार्गदर्शन है और उनका जो एक दृष्टिकोण है उसको देखते हुए, और ये भी देखते हुए कि कुछ नीश सेगमेंट में काम करती है कंपनी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पॉकेट कंप्यूटिंग, और हाल ही में मेरे ख्याल से इनको बैक एंड इंफ्रा, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सरकार की तरफ से ऑर्डर मिला था जीएसटी को लेकर के। अब ये सब चीज मैं ध्यान में रखता हूँ, और ये भी नहीं आपको भूलना होगा हर्षदा कि अक्सर ये जो दूसरा आधा वित्तीय वर्ष होता है और खास करके जो तीसरी तिमाही का जो नतीजे होते हैं आईटी सेक्टर के, वो ज्यादातर पैमाने पर अगर आप देखने जाएंगे तो थोड़े कमजोरी रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आने वाले तिमाही यानी कि चौथी तिमाही के नतीजे और उसके बाद अगले वित्तीय साल में आपको एक अच्छी रिकवरी आते हुए दिखेगी और काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज होंगी। दिग्गज कंपनियां मिसाल के तौर पर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा जैसी कंपनियां जो काफी सक्षम है आने वाले समय में अपने नतीजों को बेहतर करते हुए, उससे फलस्वरूप आपको दिखेगा कि जो दाम है शेयर के उसमें भी सुधार आ सकता है। 1350 का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, तो आपने जो जिक्र किया क्या ये 1000 के नीचे भी जा सकता है? जा सकता है। 950 के आसपास मेरे ख्याल से बहुत ही महफूज स्तर है, जो मेरे ख्याल से पिछली बार गिरावट दिखी थी तब इसने एक निचला स्तर बनाया था, लेकिन खरीदारी करे लंबी अवधि के नजरिए से। ओके, ये राय आती है। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स पर 1/4% ऊपर आ ही चुका है। अब शुगर शेयरों में बड़ी जबरदस्त तेजी बन रही है। ये सारे शेयर बताऊं, उससे पहले स्टॉक 2020 के हमारे बजर्स आज भारी भरकम तेजी के साथ और कारोबार कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आशीष की टीम में इरोस और डिशमैन दोनों ही स्टॉक उन्होंने बड़ी हिम्मत करके खरीदारी की राय दी और दोनों स्टॉक जमकर तेजी दिखा रहे हैं, इरोस भी और डिशमैन भी। रेलवे स्टॉक में टीटागढ़, टेक्स रेल, पेनार तीनों ही मजबूती दिखा रहे हैं, जहां पर खरीदारी की राय उनकी थी। और रेलवे स्टॉक्स के अलावा बिकवाली की राय माइंट्री और हीरो मोटो में आशीष ने दी थी, और ये शेयर थोड़े कमजोर हैं आज के सेशन में। शुरुआती कारोबार में जो आशीष ने राय दी, शुगर शेयरों पर तकनीकी तौर पर कोई चार्ट पर आपको लगता हो अभी भी दमदार प्रदर्शन कर सकता है इतना भागने के बाद? बिल्कुल अनिल जी, इनफैक्ट इतना जो हमने रनअप देखा है उससे आई थिंक इन्वेस्टर्स को घबराना नहीं चाहिए, बिकॉज काफी समय के बाद एक अच्छी तेजी देखने मिली। और आई बिलीव कि ये जस्ट स्टार्ट है एक नए बुलरन का शुगर सेक्टर में। अनिल जी, 2006-2007 से कंटिन्यूसली एक सेक्टर
कंसोलिडेशन में आप बोलिए या तो एक डाउन ट्रेंड में रहा है, उसके बाद इतनी अच्छी तेजी और साइकिल टर्न होते हुए नजर आ रही है। तो आई थिंक एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए तो एक साइकिल जो टर्न हुई है वो चलनी चाहिए, और आई थिंक ये लेवल से भी काफी अच्छे ऊपर के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो अगर निवेश के नजरिए से आप देखते हो तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे भी रिस्क और कम हो चुका है, इनफैक्ट यहाँ पे भी रिस्क और बहुत ही बढ़िया है। 3 ऐसे स्टॉक्स है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए, उनमें से है बलरामपुर चीनी, जो हमें लगता है अराउंड 72-73 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट आई बिलीव के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक में हमें अराउंड 150 to 200 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। बनारी अमन शुगर्स है जो आई गेस अराउंड 1250 के आसपास ट्रेड कर रहा था कल के ट्रेडिंग सेशन में, जो हमें लगता है करीबन 2700 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। निवेश के नजरिए से मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में 1350-1400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। और दूसरा रहेगा अपर गैंजेस, आई थिंक इसमें भी बहुत ही अच्छा रन देखने मिला है, एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है, और ये हमें लगता है कि अराउंड 140-150 के लेवल्स दिखा सकता है गोइंग फॉरवर्ड इन अ ईयर और सो। चलिए, ये है फिलहाल 2 पिक्स, अपर गैंजेस और बनारी अमन। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए आप खरीद सकते हैं, लेकिन आज ज्यादा एक्टिव है श्री रेणुका शुगर, जहां पर हमने देखा है तेजी आई है। बनारी का नाम लेते ही वो स्टॉक अब थोड़ा बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ। इंफ्रा कंपनियां जीएमआर और आईआरबी इंफ्रा दोनों में तेजी देखने को मिल रही है। वायदे में अगर कोई तेजी की पोजीशन लेना चाहता है, लॉन्ग करना चाहता है, क्या आप सलाह देंगे यहाँ पर सिद्धार्थ? आईआरबी इंफ्रा थोड़ा ठीक लग रहा है, लेकिन ओवरऑल जिस तरह से मार्केट सेंटिमेंट से मैं इंफ्रा स्पेस से थोड़ा दूर ही रहूंगा। इनफैक्ट अगर शॉर्ट करना है तो एलएनटी ये स्तर पे भी शॉर्ट किया जा सकता है। काफी लोगों को लग रहा है कि सपोर्ट मिला है एलएनटी को नीचे के स्तर पे, बट जिस तरह की शॉर्ट पोजीशन एलएनटी में बनी है, मुझे लगता है यहाँ से फर्दर डाउनसाइड इज क्वाइट लाइकली इन एलएनटी। मींस आई वोंट बी सरप्राइज इफ वी सी 1150 का लेवल्स इन एलएनटी। तो रादर देन मिड कैप स्टॉक्स जहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्राडे बाइंग दिख रही है, उसमें कैरिड अवे होने से अच्छा कि मैं ओवरऑल ट्रेंड जो नेगेटिव है मार्केट में तो उसके साथ रहूंगा, और एलएनटी को हायर लेवल्स पे या करंट लेवल्स पे भी शॉर्ट करने की सलाह करूँ। बिल्कुल, तो एलएनटी तो सिद्धार्थ का सदाबहार शॉर्ट हो गया है। मतलब मुझे लगता है नहीं। सिद्धार्थ ये बताओ कहां तक शॉर्ट करेंगे, कितना गिरेगा ये बताइए। मैं बोल रहा हूँ सदाबहार नहीं है। अगर लग रहा है कि स्टॉक नीचे जा रहा है तो यू हैव टू बी विद द ट्रेंड। अगर आप कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट को वीकली चार्ट्स बताएं निफ्टी के, तो ही विल टेल यू दैट यू नो इट इज लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन, और हम करेक्ट हो रहे हैं। और जिस तरह से लिक्विडिटी जा रही है, आई डोंट थिंक सो कि ये तेजी वाला माहौल है। और जनरली मिड कैप्स में शॉर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 1 या 2 दिन तेजी वाले दिन आते हैं तो उसमें मिड कैप हैज पोटेंशियल टू गो अप बाय 8% 10%, जिसमें आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं। तो दैट्स द रीजन आई एम मोर एडमेंट ऑन शॉर्टिंग ऑन लार्ज कैप स्टॉक्स। अब एलएनटी अगर आप देखो काफी ऊपर की स्तर से करेक्ट हो रहा है, बीच में इसने अच्छा स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक बताया जब मार्केट भी 7500 से 8400 है, लेकिन ये पूरा बाउंस बैक एलएनटी में शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुआ था। इसमें लॉन्ग फॉर्मेशन दिखी ही नहीं थी बिल्कुल, और अब जब ये वापस करेक्ट हो रहा है, अब इसमें हम स्ट्रॉन्ग शॉर्ट फॉर्मेशन दिख रहे हैं। तो बोथ फ्रॉम टेक्निकल और डेरिवेटिव्स की डेटा अगर आप कंबाइन करें, और जिस तरह से मैक्रो नंबर्स नहीं है, अर्निंग डिसअपॉइंटमेंट है, फंडामेंटल पे अगर थोड़ा बहुत ऐड करें तो कुछ पॉजिटिव है नहीं। लोग कहते हैं कि वैल्यूएशंस माइट बी फेयरली वैल्यूड या चीप एट दीज लेवल्स, बट एक बार अगर लिक्विडिटी निकल रही है तो वैल्यूएशंस कैन गो टू अंडर वैल्यूएशन, और अगर लिक्विडिटी रहती है तो ओवर वैल्यूएशन भी होता है। तो ओनली बिकॉज इट इज अवेलेबल एट फेयर प्राइस मैं नहीं समझता हूँ कि एलएनटी में फॉल रुकेगा इतनी जल्दी। और हम इंफ्रा कंपनियों की बात कर रहे थे अनिल, यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है कि सीईआरसी ने जीएमआर इंफ्रा के फेवर में एक यहाँ पर डायरेक्टिव दिया है, और उसका शायद फायदा मिलता हुआ एक पर्टिकुलर पावर प्लांट के लिए था, और टैरिफ उसमें कुछ 1 रुपए बढ़ गया है, जो पहले 2 रुपए 97 पैसे था, अब FI15 के लिए 3 रुपए 97 पैसा रहेगा। अब देखना होगा क्या ये रेट्रोस्पेक्टिवली इनके हाथ पैसे लगेंगे कि क्या होगा। फाइनल टैरिफ ऑर्डर पास किया आंध्र प्रदेश का कमालंगा प्लांट है इनका एनर्जी का। एक्चुअली ये काफी लंबे समय से मामला अटका हुआ था। अब सीआरसी ने क्या किया है, इनके लिए पहले तो वित्त वर्ष 2014 से एरियर्स देंगे, यानी कि जो इन्होंने कम टैरिफ में पावर बेचा है उसकी इनकी भरपाई होगी। अच्छा, आगे के लिए अब रेट बढ़ाए, 2 रुपए 97 पैसे पहले जो 1 रुपया बढ़ गया है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव है। अच्छा, दूसरा कंपनी ये कह रही कि इस ऑर्डर से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 120 करोड़ का इजाफा होगा। और ये भी देखिए कि FI14 के लिए 1 रुपए बढ़ा है, 3 रुपए 97 पैसे। FI15 के लिए भी वो रिविजन हुआ है।
और शायद उसी कैलकुलेशन पर वो 100 करोड़ से ज्यादा का भुगतान कंपनी के हाथ लगे। और एक और बात जो यहाँ पर आ रही कि जो देखिए दूसरी तिमाही में 4 करोड़ का लॉस किया था इस वाले प्लांट ने, अब इसके सामने 133 करोड़ का प्रॉफिट आएगा। ये एक्चुअली ये पीटीवी पावर कंपनियां, इंफ्रा कंपनी के लिए बड़ी पॉजिटिव खबरें हैं कि ये इस तरह के जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, और कोई खास बड़ी आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि मैं आज हर्षदा ये देख भी रहा था कई सारे फंड मैनेजर्स जिनके अक्टूबर के महीने में कौन से स्टॉक्स एक्शन में आए हैं जो उन्होंने नए ऐड किए, तो 2-3 इंफ्रा कंपनी के नाम उसमें सामने आए, जिसमें जीएमआर इंफ्रा भी था। तो इंफ्रा कंपनियों में अब फंड्स का भी इंटरेस्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो जीएमआर इंफ्रा, एक क्विक चार्ट पर चेक ले लेते हैं। जय है हमारे साथ। जय, जीएमआर इंफ्रा के लिए क्या लेवल्स आप देख रहे हैं? अरे जी बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये चार्ट्स पर। इनफैक्ट एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट्स पर, और ये हमारे रडार पर भी है। करीबन 14 रुपया 60 पैसे का एक लेवल है ऑन दी अपसाइड। आई थिंक अगर वो क्लियर करता है ये स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में, या तो कभी भी आई गेस, तो उसके ऊपर हमें इमीडिएट बेसिस पर 17, 17.5 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं इन द वेरी शॉर्ट टर्म। आई थिंक अबाउट 14.60 एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं ये स्टॉक में 17, 17.5 के लिए। 17.5 का टारगेट फिलहाल आ रहा है। स्टॉक आज 7% उछला है इस खबर पर। इस पर आगे कुछ और बात करेंगे, मैनेजमेंट को भी लेकर आएंगे सीएनबीसी आवाज पर, उनसे जानेंगे कि वाकई में कितना फायदा मिलेगा। इस शेयर पर हमारी नजर आगे बनी रहेगी। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस के CIO संजय कुमार साहब, उनसे जानेंगे बाजार पर उनकी राय। बने रहिए हमारे साथ।